नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के कमांडर इस्माइल हानिया को कैसे मारा, आज इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 60 दिन पहले इस हमले की प्लानिंग हुई। बाकायदा एक्सप्लोजिव डिवाइस उस गेस्ट हाउस में प्लांट किए गए जहां इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। 60 दिनों तक यह एक्सप्लोजिव डिवाइस टिक 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 करता रहा और 31 जुलाई को इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 को खत्म कर दिया। इस्माइल हानिया को कल ईरान में उस जगह पर असैसिनेट किया गया जहां से इरानियन प्रेसिडेंशियल पैलेस की दूरी सिर्फ 750 मीटर थी। अभी तक ना तो इजराइल ने और ना ही ईरान ने खुलासा किया है कि हमला कैसे हुआ, लेकिन कुछ देर पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया और कहा है कि इस्माइल हानिया के कमरे में रखे गए एक्सप्लोजिव डिवाइस को उस वक्त रिमोट लोकेशन से डेटोनेट किया गया और जब यह कंफर्म हो गया कि हमास का आतंकवादी नंबर 1 गेस्ट हाउस के अंदर अपने कमरे में मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का लीडर जियादल दूसरे कमरे में मौजूद था, लेकिन उसके कमरे को नुकसान नहीं पहुंचा। तो क्या समझा जाए कि प्रिसाइज प्लानिंग करके इजराइल ने हमास के आतंकवादी को मौत के घाट उतारा। जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ उसकी पहली तस्वीर भी अब इंडिया टीवी के पास है। इस्माइल हानिया किस कमरे में मौजूद था उसकी डिटेल भी हमारे पास है। और इस असैसिनेशन को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने कैसे पूरी सीक्रेसी के साथ अंजाम तक पहुंचाया, इसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। चारों ओर घने जंगल, हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और बीच में सफेद रंग की यह इमारत। क्या है इस इमारत की लोकेशन? कौन था इस इमारत में? क्या हुआ इस इमारत के भीतर? इस वक्त पूरी दुनिया में यह इमारत क्यों ट्रेंड कर रही है? सफेद रंग की इस इमारत के एक हिस्से को काले चादर से क्यों ढका गया है? इस इमारत की खिड़कियों के शीशे क्यों टूटे पड़े हैं? क्या इसी इमारत में हुआ 2024 का सबसे बड़ा असैसिनेशन? सफेद रंग की इस इमारत की लोकेशन है सादबाद कॉम्प्लेक्स, जो तेहरान के तार्जिस स्क्वायर के पास नॉर्थ में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही स्पेशल रेसिडेंस है जहां इजराइल का दुश्मन नंबर 1 यानी हमास का टॉप कमांडर इस्माइल हानिया रुका हुआ था और यहीं पर इजराइल की डेडली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2024 का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिया। सवाल है कि मोसाद को हानिया की सीक्रेट लोकेशन का पता कैसे चला? क्या इस्माइल हानिया के फर्स्ट सिक्योरिटी रिंग में कोई ऐसा था जिसने उसकी लोकेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी को बताई? क्या हमास का आतंकी नंबर 1 कहां ठहरा है, क्या कर रहा है? क्या इसकी टिप ऑफ भी इस्माइल हानिया की सिक्योरिटी टीम में से किसी एक ने दी? और क्या इसके कंफर्मेशन के लिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया के मोबाइल फोन में कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा? क्या मोसाद ने एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हानिया के फोन में स्पाईवेयर डाल के उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लिया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तेहरान के स्पेशल रेसिडेंस में रह रहे इस्माइल हानिया का काम तमाम कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। मैंने मोसाद से कह दिया है कि हमास के लीडर्स जहां कहीं भी छुपे हो उन्हें मार गिराओ। यह हेडलाइन नवंबर 2023 में छपी थी।
हमास के टॉप चेहरों को असैसिनेट करने का ऑर्डर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया और इसके 253 दिन बाद 6072 घंटों के बाद मोसाद ने सबसे बड़ा ऑपरेशन कर दिया। हमास के सबसे बड़े चेहरे इस्माइल हानिये को दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी ने असैसिनेट कर दिया। मोसाद के नाम में ही मौत लिखा है। ये हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट। मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम ही यही है, खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्त नाबूद कर दो। All the activities of the Mossad are clandestine operations, and one could not speak about it even many years from today. The combination between high technology and courageous people, this is the secret of the Mossad. सवाल यह है कि मोसाद ने हमास के टॉप कमांडर को एलिमिनेट कैसे किया? क्या ईरान में मोसाद के किसी सीक्रेट एजेंट ने इस्माइल हानिये का लाइव लोकेशन शेयर किया? इस्माइल हानिये का असैसिनेशन ईरान में हो गया, वो भी इतनी आसानी से हो गया, ये संभव हो ही नहीं सकता। बिना ग्राउंड सपोर्ट के इजराइल अपने दुश्मन नंबर 1 को मौत के घाट उतार ही नहीं सकता था। हमास का टॉप कमांडर ईरान में बतौर गेस्ट पहुंचा था। ये इस्माइल हानिये के असैसिनेशन से कुछ घंटे पहले का वीडियो है, जब वो तेहरान में लैंड ऑफ सिविलाइजेशंस एग्जीबिशन देखने पहुंचा था। वो यहाँ सिक्योर था, फोर्सेज और अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच में था। ईरान ने खुद ये वीडियो जारी किया है, मगर क्या सच में इस भीड़ में सिर्फ इस्माइल हानिये और उसे सुरक्षा देने वाले लोग थे, या कोई और भी था जो उसकी एक एक मूवमेंट को नोट कर रहा था? हानिये कहां गया, किस किस से मिला, इजराइल को एक एक चीज पता थी। हानिये कहां रुका हुआ है, किस कमरे में ठहरा हुआ है, इजराइल को सब पता था। दावा किया जा रहा है कि मोसाद के किसी एसेट ने ही हानिये के स्पेशल रेसिडेंस वाले लोकेशन की बात मोसाद तक पहुंचाई। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस सफेद रंग की इमारत में इस्माइल हानिये का असैसिनेशन हुआ, वो इमारत ईरानियन प्रेसिडेंशियल पैलेस से सिर्फ 750 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप इस सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं, गुलाबी रंग वाली छत ईरानियन प्रेसिडेंशियल पैलेस की है और उससे कुछ दूरी पर वो स्पेशल रेसिडेंस है जहां इस्माइल हानिये ठहरा हुआ था। यहीं पर हमला हुआ। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के लिए इस्माइल हानिये का असैसिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेलिजेंस की वजह से हुआ, क्योंकि ईरान में रहते वक्त हमास के टॉप कमांडर ने रेगुलर मीडिया अपीयरेंसेस दिए, लोगों के बीच गया और मोसाद के लोकल एसेट ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। इसके बाद इस्माइल हानिये को मारने के लिए इजराइल ने स्पेशल प्रेसिजन मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें सिर्फ टारगेट को असैसिनेट किया गया, बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ। और जैसा कि इस तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, सफेद रंग की इमारत का जो हिस्सा काले पर्दे से ढका हुआ है, नुकसान उसी को हुआ। इमारत के बाकी हिस्से इंटैक्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल प्रेसिशन मिसाइल से अटैक के लिए ईरान से बाहर किसी लोकेशन पर जमीन पर मौजूद सैनिक ने एक लेजर पॉइंटर को ठीक उसी स्थान पर सेट किया जहां वो हमला करना चाहता था, ताकि लेजर मिसाइल को उस स्थान पर हिट करने के लिए गाइड करे जहां इस्माइल हानिये मौजूद था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मिसाइल ने सीधे उस सफेद इमारत के भीतर जाकर इस्माइल हानिये को टारगेट किया और हमास का टॉप कमांडर वहीं ढेर हो गया।
ईरान में घुसकर आतंक के सबसे बड़े चेहरे और ईरान के गेस्ट को मार गिराना, ये बहुत बड़ी बात है। और हो ना हो, इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। תן לצה"ל משימה, הוא יודע לבצע אותה. בכל מקום על הגלובוס, בצורה מוצלחת. इजराइल में 3 मेजर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नंबर 1 अमान, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2 शिन बेट, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी संभालती है। और नंबर 3 सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, यानी मोसाद, जिसका काम फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस और कवर्ट ऑपरेशंस करना है। मोसाद 7000 एजेंट्स की एक ऐसी सीक्रेट फौज है जो कवर्ट ऑपरेशंस करती है। इसमें भी कई डिविजन्स हैं, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जोमे, यानी जंक्शन, इसके ऑफिसर्स विदेशों में रहकर जासूसी करते हैं। नंबर 2 सेसारिया, जिसका काम विदेशों में स्पेशल कवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना है। और नंबर 3 रेनबो, इस यूनिट में शामिल एजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ब्रेक-इन्स और वायर टैपिंग का टास्क पूरा करते हैं। सेसारिया में जेवलिन नाम की एक यूनिट है। ये यूनिट 40 से ज्यादा असैसिन्स का एलिट ग्रुप है, जिनकी डुअल नेशनैलिटीज होती है। ये विदेशी भाषा में फ्लुएंट होते हैं और किसी भी देश में ऑपरेट कर सकते हैं। मोसाद का एक ऐसा ही जासूस था एलियाहू बिन शॉल कोहेन। कोहेन की जुटाई खुफिया जानकारी ने ही साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये जासूसी करते करते सीरिया का डिफेंस चीफ बन गया था। बाद में सीरिया को एली कोहेन की जासूसी के बारे में पता चला तो उसे पब्लिकली हैंग कर दिया गया। ये तस्वीर उसी हैंगिंग की है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन का इतिहास सदियों पुराना है। 52 साल पहले 1972 का म्यूनिख ओलंपिक कौन भूल सकता है, जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के ओलंपिक्स टीम के 11 सदस्यों को पहले बंधक बनाया था, फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इजराइल ने इसका बदला लिया और मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड नाम का कवर्ट ऑपरेशन करके म्यूनिख में इजरायलियों को मारने वाले आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक आतंकी का सफाया कर दिया, वो भी दूसरे देशों में जाकर। मोसाद ने 1 या 2 नहीं, सैकड़ों कवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। उन्हीं में से एक है 2010 का दुबई में किया मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन, जिसमें उसके एजेंट्स ने हमास के मिलिट्री विंग के को-फाउंडर महमूद अल मबहौ को दुबई के एक होटल में मार डाला था। बाद में उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई। मोसाद के असैसिन्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका उदाहरण आपको दुबई ऑपरेशन की तस्वीरों को देखकर लग जाएगा। दुबई के होटल में मोसाद का टीम लीडर पहुंचा। उसके सिर पर बाल नहीं थे। ये फेक आयरिश पासपोर्ट पर दुबई पहुंचा था। फिर उसी होटल में काले बालों वाली एक महिला एजेंट दाखिल होती है, लेकिन जब ये एजेंट एयरपोर्ट पर आई थी तब इसके बाल सुनहरे रंग के थे। उसी होटल में मोसाद के हिट स्क्वाड के बाकी एजेंट्स भी पहुंचते हैं। इसके बाद महमूद अल मबहौ की हत्या वाले दिन बिना बाल वाले मोसाद का टीम लीडर वॉशरूम में जाता है, मगर जब बाहर आता है तो उसके सिर पर विग लगा होता है। फिर जैसे ही हमास का मिलिट्री कमांडर होटल पहुंचता है, उसे मोसाद की हिट टीम ने चारों ओर से घेर लिया। फिर हमास के कमांडर को जब लिफ्ट में ऊपर ले जाया जाने लगा तो मोसाद के 2 और सदस्य लिफ्ट में दाखिल हो गए और इसके बाद महमूद अल मबहौ के कमरे में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई और मोसाद के सारे ऑपरेटिव्स बिना किसी खरोच के आराम से दुबई से बाहर निकल गए। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये बताने के लिए कि मोसाद को दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी क्यों कहा जाता है। विदेशी धरती पर कोवर्ट ऑपरेशन करने वाली एजेंसी में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम मोसाद का ही है और कहा जा रहा है कि इस बार हमास का टॉप कमांडर भी उस सफेद इमारत में मोसाद की वजह से ही मारा गया।
पूरी दुनिया इस्माइल हनिये की मौत का जश्न मना रही है। इजराइल में मिठाइयां बंट रही हैं। लेकिन भारत में हमास प्रेमी गैंग ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन वाला पोस्टर चिपकाकर एक आतंकी के लिए दुआएं मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये काम सिर्फ छोटे मोटे मौलाना नहीं कर रहे। इसमें तो मौलाना सलमान नदवी से लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी तक का भी नाम है। पहले मौलाना सज्जाद नोमानी को सुनिए। इस्माइल हनिये की मौत के बाद वो कितने दुखी हैं। वो तो एक स्टेप आगे जाकर हमास के आतंकी इस्माइल हनिये की तुलना महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी हस्तियों से करने लगे और दहशतगर्दी का नया सर्टिफिकेट बांटने लगे। इस्माइल हनिया एक मुनाफिक मुल्क में एक काफिर ताकत के हमले के नतीजे में अपनी मंजिल को पहुंच गए। उनकी जो सबसे बड़ी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। इस अजीम इंसान पर हमला हुआ और उसके नतीजे में वो अपनी मंजिल को पहुंचे। हमारे मुल्क का जो झूठा मक्कार सहयूनियों का एजेंट वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मारा गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और दहशतगर्द मारा गया। मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनिया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे, भगत सिंह भी दहशतगर्द थे, चंद्रशेखर आजाद भी दहशतगर्द थे, सुभाष चंद्र बोस भी दहशतगर्द थे, मौलाना आजाद भी दहशतगर्द थे, पटेल भी दहशतगर्द थे। कहो इन सबको दहशतगर्द। तुम्हारे झूठ की वजह से दुनिया धोखे में नहीं आएगी। मेरा अंदाजा तो यह है कि इस्राइल की बदतरीन शिकस्त में शायद 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है। इसीलिए उन्होंने ये हमला किया है मुनाफिकों की मदद से, आस्तीन के सांपों की मदद से, कि इतना बड़ा नफसियाती हमला हो जाए जब उनसे हवास खता हो जाए कि हमारा लीडर चला गया। इंशाअल्लाह एक इस्माइल हनिया अल्लाह के यहाँ गया है, 1000 इस्माइल हनिया इस उम्मत को मिलेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद अक्सा को मिलेंगे, सरजमीन बैतुल मुक़द्दस को मिलेंगे। आधा हिंदुस्तान इस वक्त आपदा से गुजर रहा है। दक्षिण में केरल में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश में बादल फट रहे हैं। पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में असम की बाढ़। सरकार आज ही संसद में एक नया बिल आपदा प्रबंधन को लेकर के आई है। आपदा में अब कोई सियासत नहीं होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। बिल पेश हुआ और विरोध भी हुआ। कांग्रेस और टीएमसी, इन दो पार्टियों ने बिल को राज्य सरकारों के खिलाफ बताया। कुदरत का कहर जब बरपता है तब मिलकर लड़ना होता है। आज हिमाचल प्रदेश को केंद्र की जरूरत है। आज भी नेताओं को सबक नहीं मिल रहा है, तो वो ये तस्वीरें देख लें जहां लाखों लोगों की जान खतरे में है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना वन डैम फट गया है।
भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। मलाना डैम टूट चुका है और देखिए पानी का फ्लो देखिए। और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है। ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत तूफान से आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है। पुल टूटने की कगार में है, टूट सकता है कभी भी, बहुत फ्लोर है पानी का। भाई गोरीकोट में कुछ कांड हो गया है, बारिश के वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए सारे। हिमाचल में हंगामा मचा है। उत्तराखंड में पहाड़ खंड खंड होने लगे हैं। जयपुर जलमग्न हो रहा है। दिल्ली डूबी डूबी सी है। यही हाल लखनऊ, श्रीनगर, वायनाड तक है। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या नदी, क्या डैम, चारों तरफ तबाही ही तबाही है। खतरे में जिंदगी है और खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। नदियां सीमा लांघ चुकी है। सड़क और नदी के बीच फर्क अब खत्म होने लगा है। डैम से पानी का फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। किसी भी वक्त पार्वती नदी में बने पुल टूट सकते हैं। तबाही हिमाचल में दस्तक दे रही है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। राहत कार्य जोरों से चल रहा है। नुकसान हुआ है उसमें मंडी जिला के अंतर्गत थलटूखोड़ है, वहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो आनी विधानसभा क्षेत्र में भी नुकसान हुआ, एक गांव में वहाँ पर लगभग 9 लोग जो है वो उसमें मिसिंग है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो शिमला जिला के अंतर्गत रामपुर पड़ता है, वहाँ पर 19 लोगों की मिसिंग होने की खबर है। गृह मंत्री जी और नड्डा जी ने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और दोनों से बातचीत होने के बाद उनको पूरा सहयोग की बात कही है, आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और मुख्यमंत्री जी की ओर से जो रिक्वायरमेंट दी गई है कि एनडीआरएफ चाहिए, वहाँ पर वो उपलब्ध करा दी गई है। 3 टीमें वहाँ पर काम में लग गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब तक हिमाचल प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 लोग लापता है। आंकड़े बढ़ने का डर बरकरार है। हिमाचल में 4 जगह बादल फटे हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने का मतलब होता है बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होना, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। पानी के बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। रास्ते में जो कुछ आता है, चाहे वो बिल्डिंग हो या पुल हो, सब तबाह हो जाते हैं। फ्लैश फ्लड के सामने कोई नहीं टिक पाता। जो पेड़ है इसमें जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मलाना डैम जो है सुनने में आया कि ऊपर से फट गया है और उससे अब जो है पानी और बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। घरों से बाहर बिल्कुल सुबह ही निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। भयंकर तबाही जो है पीछे हो चुकी है। ये भाई रात को टूट चुका है, सुबह के समय, सुबह का टाइम था तब टूटा है। दूसरा भी टूटने की कगार में है, बोल रहे हैं कि छोड़ रहे हैं डैम। और अभी देखो पानी ऊपर घुस चुका है। नदी का बहाव इतना तेज है, सारी आवाजें इस शोर में दब जा रही है। हिमाचल में नदियों का लेवल बढ़ रहा है और बारिश होने का सिलसिला भी शुरू है। पिछले 24 घंटे में पालमपुर में 212 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 161 मिलीमीटर, धर्मशाला में 183.2, बैजनाथ में 135, सुजानपुर टिहरा में 142, नादौन में 103.5, पवंटा में 121.2 और कुफरी में 84 मिलीमीटर बारिश हुई है। हर जगह आसमानी आफत बरसी है।
शिमला से केदारनाथ की दूरी 185 किलोमीटर है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है। लेकिन बादल यहां पर भी फटा है। केदारनाथ घाटी एक बार फिर कांप उठी है। केदारनाथ में लिंचोली और भीमबली 2 जगह बादल फटा है। भीमबली में बादल फटने से रास्ता टूट गया। ये केदारनाथ जाने का रास्ता है जहां पर सड़क टूट गई। रास्ते में एक छोटी सी दुकान थी जो दब गई है। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच 16 किलोमीटर की दूरी है। इनके बीच जंगल पट्टी और भीमबली जगह पड़ती है। यहाँ पर 250 मीटर पैदल रास्ता टूट गया। केदारनाथ रूट में रात में अचानक हल्ला मचा। सोनप्रयाग में नदी किनारे पार्किंग खाली करवाई गई। भाई गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश के वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए। सारे यात्री लोग सब भाग रहे हैं। सारे बंद हो गए, सारे दुकान सब बंद कर रहे हैं। सोनप्रयाग मुख्य बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे सड़क का काफी हिस्सा नदी के कटाव और पहाड़ी दरकने से बह गया। करीब 200 यात्री इस वक्त केदारनाथ घाटी में फंसे हुए हैं। अभी हालात ऐसे पैनिक बने रहेंगे। ये रास्ता रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ जाता है। इसमें बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसलिए धामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं ताकि किसी भी तरह जान माल का नुकसान ना हो। 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण गौरी माई मंदिर खाली करवा दिया गया। उत्तराखंड में 120 से ज्यादा सड़क बंद कर दी गई। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी बादल फटा है, जिसके बाद जागेश्वर धाम से लगी नदी में जल स्तर अचानक बढ़ गया। कई जगहों पर दीवारें गिर गई। ये देहरादून के पास टमसा मंदिर है, जहां पर मंदिर के अंदर पानी घुस गया। ये मंदिर टमसा नदी पर बना है। कल जो है रात को जो तमसा नदी है इसका प्रवाह बहुत रौद्र रूप में ये आ गई थी, जिससे मंदिर परिसर के आसपास जो है रेलिंग वगैरह टूटी हैं और कुछ और भी नुकसान हुआ है। और ईश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर तब बढ़ चुका था और उस समय आरती वगैरह सब निपट गई थी। तो ये कुदरत की कृपा हुई कि किसी प्रकार से कोई जनहानि और या किसी मंदिर के जो सेवादार हैं उनको कोई समस्या नहीं हुई। किसी को अगर शक है योगी के तेवर बदल गए हैं तो उनको आज योगी को देखने की जरूरत है। योगी के ना तेवर बदले हैं ना योगी का कमिटमेंट बदला है। इस रिपोर्ट से पूरा ट्रेलर देख लीजिए। यूपी में अब आगे क्या होने वाला है, योगी क्या करने वाले हैं, सब समझ में आ जाएगा। कतई नहीं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं,
क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। अगर कोई सोचता है वो यूपी में बदतमीजी करेगा और बच जाएगा तो वो योगी को नहीं जानता। अगर कोई नेता सोचता है वो पाप करेगा, पार्टी की आड़ में बच जाएगा तो वो योगी को नहीं जानता। ना योगी के तेवर बदले हैं, ना संकल्प बदला है, ना अपराध पर आक्रोश कम हुआ है। यूपी में जो लाइन क्रॉस करेगा वो दोबारा किसी लाइन पर खड़ा नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ इसलिए सत्ता में आए हैं, इसलिए ही कुर्सी पर बैठे हैं। योगी नौकरी करने नहीं, नीयत ठीक करने आए हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। गोमती नगर में जैसे खिलवाड़ हुआ, जैसे लोगों को परेशान किया गया, महिला के साथ बदसलूकी हुई, उस पर सीधे यूपी के सीएम ने एक्शन लिया है। जिन्होंने सीमा लांघी उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जब भी बारिश होगी तो घर से निकलने पर डर लगेगा। जिन पुलिस वालों का कर्तव्य था इसको रोकना, उनको भी बख्शा नहीं गया है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है कि चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। इन हेडलाइंस ने अयोध्या को हिलाकर रख दिया। कैसे एक बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाया गया, कैसे खादी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। यूपी में आक्रोश है, मोहित खान पर समाजवादी पार्टी चुप है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि सपा के लिए वोट बैंक पहले है, लेकिन योगी के लिए इंसाफ पहले है। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अखिलेश यादव दिल्ली में बैठकर योगी को टारगेट कर रहे हैं, यूपी की क्राइम फाइल पढ़कर सुनाते हैं। योगी भी
यूपी की क्राइम फाइल लेकर विधानसभा में आए। जो बातें अखिलेश छिपाते हैं उनको सबके सामने पढ़कर सुनाया। हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है।